Anti-symmetric relations. A relation R in a set A means R is a subset of A cross A is called an anti-symmetric relation if whenever ordered pair AB belongs to R and also ordered pair BA belongs to R, then this is true that the components of this ordered pair are same. A is equal to B. मीन्स जब भी A रिलेटेड टू B हो और B रिलेटेड टू A हो, ये दोनों बातें ट्रू हो जाएं तो तब A इक्वल होगा B के। तो अगर किसी रिलेशन के लिए ये स्टेटमेंट्स ट्रू हो जाएं कि जब कभी ऑर्डर्ड पेयर AB और ऑर्डर्ड पेयर BA रिलेशन में मौजूद हों तो फिर ज़रूरी है कि उनके दोनों कंपोनेंट्स इक्वल हों। ये अगर बात ट्रू हो जाए तो फिर ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं कि ये एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। In other words, if A is not equal to B, then possibly A is related to B or possibly B is related to A. अगर A और B दो distinct या different elements हैं, equal नहीं हैं, तो फिर इन दोनों में से एक ही बात true हो सकती है। A is related to B true होगी या possibly B is related to A true होगी। ये भी मुमकिन है कि ये दोनों बातें ही true ना हो, लेकिन अगर इनमें से कोई ट्रू हुई तो एक बात ट्रू होगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं। लेट n बी दी नेचुरल नंबर्स एंड लेट r बी दी रिलेशन इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाय x डिवाइड्स y। ये रिलेशन है x is related to y if and only if x divides y, then r is anti-symmetric। तो ये रिलेशन x डिवाइड्स y एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। क्यों? क्योंकि अगर a डिवाइड्स b हो और b डिवाइड्स a हो तो फिर ऑब्वियसली a इक्वल होगा b के। ये उसी सूरत में मुमकिन है जब a और b इक्वल हों। और ये नोट कर लें, ये हम सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं। अगर ये रिलेशन, यही डेफिनेशन हम लिखें और इसको सेट ऑफ रियल नंबर्स में डिफाइन करें तो क्या फिर ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होगा? कोई क्वेश्चन करना चाहता है, सॉरी आंसर करना चाहता है इस क्वेश्चन का कि अगर रिलेशन, ये रिलेशन x डिवाइड्स y सेट ऑफ रियल नंबर्स में हो या सेट ऑफ इंटीजर्स में हो, जीरो को रिमूव कर दें उस सेट से, तो क्या फिर भी ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक होगा? नो सर, फिर नहीं होगा ना। क्यों? क्यों नहीं होगा? सर जैसे कल एक एग्जांपल पढ़ी थी कि टू टू तो है वो 4 को डिवाइड करता है, लेकिन जो 4 है वो 2 को डिवाइड नहीं करता। इस तरह तो वो रिलेशन सिमेट्रिक नहीं था। अब एंटी सिमेट्रिक की डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें। एंटी सिमेट्रिक में कह रहे हैं कि A रिलेटेड टू B और B रिलेटेड टू A, ये दोनों बातें ट्रू हों तो फिर हमें ये मिलेगा कि A और B दोनों इक्वल हैं। इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें। ये सिमेट्रिक वाली डेफिनेशन नहीं है। अगर वही होती तो फिर हमें एंटी सिमेट्रिक कहने की जरूरत नहीं थी। और कोई आंसर करना चाहता है? बिल्कुल। कोई और स्टूडेंट आंसर करना चाहता है? अगर यही रिलेशन हमने सेट ऑफ इंटीजर्स में डिफाइन किया हुआ हो और जीरो सेट में ना लें तो क्या फिर ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक रिलेशन होगा कि जब भी x रिलेटेड टू y और y रिलेटेड टू x ट्रू हो तो फिर x इक्वल टू y होगा? सर अगर जीरो रिमूव करें तो मेरे ख्याल में हो सकता है वो भी एंटी सिमेट्रिक हो। ख्याल नहीं आपने शेयर करना ना, रीजन ज़हन में रखते हुए आंसर देना है। अगर होगा तो फिर उसका प्रूफ देना होगा इस स्टेटमेंट का, और अगर ये नहीं होगा तो फिर काउंटर एग्जांपल देनी होगी।
देखें सर रियल नंबर अगर लेंगे तो रियल नंबर के तकरीबन सारे नंबर जो दूसरे को डिवाइड करेंगे सर वो इक्वल ही आएंगे ना, जीरो को अगर हाँ, निकाल देता हूँ। अच्छा अब देखें 2 और -2 ले लेते हैं। अब 2 -2 को डिवाइड करता है और -2 भी 2 को डिवाइड करता है। 2 और -2 दोनों एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। इस रिलेशन के तहत ये दोनों एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं, लेकिन क्या 2 और -2 इक्वल हैं? नो सर। तो फिर ये रिलेशन सेट ऑफ इंटीजर्स पर अगर हम जीरो को रिमूव भी कर दें तो स्टिल ये रिलेशन एंटीसिमेट्रिक नहीं है। तो ये बात नोट करें कि उन्होंने जो रिलेशन दिया हुआ है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स n पर दिया हुआ है, साथ में नेगेटिव इंटीजर्स शामिल नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स लिए हैं। ठीक है सर। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। लेट दिस W be the set and R be a relation on in this W, और इस रिलेशन में 1 3 से रिलेट हो रहा है, 1 is related to 3, 4 is related to 2, 4 is related to 4 and 2 is related to 4. तो R is not antisymmetric, R एंटीसिमेट्रिक नहीं है क्योंकि 4 is related to 2 है और 2 is related to 4 है, लेकिन 2 और 4 इक्वल नहीं है, दो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल 8.3 इंपॉर्टेंट है, ये आपने इसको ज़हन नशीन करना है। लेट दिस फैमिली ए बी अ फैमिली ऑफ सेट्स। अब कल हमने पढ़ा था कि अगर फैमिली ऑफ सेट्स है तो उस पे मोस्टली हम जो रिलेशन लिया करेंगे वो रिलेशन सेट इंक्लूजन का होगा, सबसेट का, कंटेनमेंट का। ठीक है, तो एंड and let R be the relation in this family A defined by X is a subset of Y. X is related to Y if and only if X is a subset of Y. Then this relation R is anti-symmetric. क्यों? क्योंकि when A is a subset of B and B is a subset of A, then this is the definition of equality of two sets, that whenever these two statements are true, then this statement is true, then A is equal to B. तो ये जो सबसेट या सेट इंक्लूजन का रिलेशन है किसी फैमिली पर, ये एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन है। अब ट्रांजिटिव रिलेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। A relation R in a set A is called a transitive relation if अगर ऑर्डर्ड पेयर ए बी रिलेशन आर में मौजूद हो और ऑर्डर्ड पेयर बी सी रिलेशन आर में मौजूद हो, तो हमें ये इम्प्लाई हो जाए, इस बात इससे ये अखज़ हो जाए कि तब ऑर्डर्ड पेयर ए सी भी रिलेशन आर में मौजूद होगा, या जब भी ए इज़ रिलेटेड टू बी हो और बी इज़ रिलेटेड टू सी हो तो फिर ए इज़ रिलेटेड टू सी होता है। तो एग्जांपल्स में देख लें, एग्जांपल 9.1, लेट ए बी द सेट ऑफ पीपल ऑन अर्थ, लेट आर बी द रिलेशन इन सेट ए डिफाइंड बाय द ओपन सेंटेंस एक्स loves y. If A loves B and B loves C, it does not necessarily follow that A loves C. Accordingly, this relation R is not a transitive relation. लेकिन यूजुअल ऑर्डर या नेचुरल ऑर्डर जो सेट ऑफ रियल नंबर्स पर डिफाइन है उसको एग्जांपल 9.2 में डिस्कस कर लेते हैं। लेट आर बी द रिलेशन इन द रियल नंबर्स डिफाइंड बाय एक्स is less than y, then as previously shown, A
Mama, इधर Let R be the relation in the real numbers defined by x is less than y. X is related to y if and only if x is less than y. Then, as previously shown, a is less than b and b is less than c. Then this is true, a is less than c. अब देखें रियल लाइन पर हमने कहा था कि ये जो यूजुअल ऑर्डर का रिलेशन है, बाद में हम ऑर्डर को डिफाइन करेंगे, तो ये लेस देन का रिलेशन ऐसा है कि a लेस देन b का मतलब है रियल लाइन पर जो पॉइंट इस रियल नंबर a से मुंसलिक है वो पॉइंट b से मुंसलिक पॉइंट के लेफ्ट पे होता है, a लेस देन b, और फिर b लेस देन c है तो b के लिए जो पॉइंट होगा रियल लाइन पर वो c के लिए जो पॉइंट है उसके लेफ्ट पर होगा। तो यहाँ से हमें दिखाई दे रहा है कि a पॉइंट a के लिए जो पॉइंट रियल लाइन पर मौजूद है वो c के लिए पॉइंट के लेफ्ट पर है, तो इसलिए a लेस देन c ये ट्रू है। Thus this r is a transitive relation। ये जो लेस देन का रिलेशन है रियल लाइन पर ये एक ट्रांजिटिव रिलेशन है। और भी एग्जांपल्स हैं, ये सेट है W, इसमें ये R रिलेशन डिफाइन किया गया है लेकिन ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर CB और ऑर्डर्ड पेयर BA ये इस रिलेशन में मौजूद हैं। C is related to B and B is related to A but C is not related to A। इसमें ऑर्डर्ड पेयर CA मौजूद नहीं है, ये रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन फिर ये एग्जांपल 9.4 इम्पॉर्टेंट है। फैमिली हमने अगर A ली है और इस पे रिलेशन सेट इंक्लूजन है, x is related to y if and only if x is a subset of y, then R is a transitive relation। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें मालूम है कि सेट इंक्लूजन के लिए ये अगर दो स्टेटमेंट्स ट्रू हों, जब भी सेट A सबसेट हो सेट B का और सेट B सबसेट हो सेट C का, तो फिर यकीनी है, ज़रूरी है कि सेट A सेट C का सबसेट होगा। तो ये जो सेट इंक्लूजन है, सेट इंक्लूजन रिफ्लेक्सिव रिलेशन था, सेट इंक्लूजन सिमेट्रिक रिलेशन है, नहीं, सेट इंक्लूजन सिमेट्रिक रिलेशन नहीं था क्योंकि A रिलेटेड टू B, A इज अ सबसेट ऑफ B हो, तो फिर ये ज़रूरी नहीं है कि B रिलेटेड टू A भी ट्रू होगा, मींस सेट B सेट A का सबसेट हो। तो ये जो रिलेशन है एग्जांपल 9.4 वाला, ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव की एक्सियम को एक्सियम नंबर 1 कह लेता हूं मैं, और ये ट्रांजिटिव है और ये एंटी सिमेट्रिक है। तो ये रिफ्लेक्सिव है, एंटी सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। और नेचुरल ऑर्डर या लेस देन का रिलेशन जो इस एग्जांपल 9.2 में लिखा हुआ है, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है और ये सिमेट्रिक भी नहीं है, लेकिन ये ट्रांजिटिव है। और अगर इसके साथ हम जी आपकी आवाज सही नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है आपकी, आपका कनेक्शन स्टेबल नहीं है। हाँ, अब मजीद देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशंस। A relation R in a set A is an equivalence relation if relation is reflexive, symmetric and
ट्रांजिटिव। अगर किसी रिलेशन में ये तीनों खूबियां मौजूद हों, किसी रिलेशन के लिए ये तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू हों, एक्सियम ऑफ रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक एक्सियम और एक्सियम ऑफ ट्रांजिटिविटी, तो फिर ऐसे रिलेशन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। इन अ लेटर chapter we will more fully study equivalence relations in sets. Now we just give two examples of equivalence relations. Example 10.1, let A be the set of triangles in the Euclidean plane. और relation है x is related to y if and only if x is similar to y. तो ये relation एक equivalence relation है. The most important example of an equivalence relation is that of equality. दो ऑब्जेक्ट्स के कोई से भी ऑब्जेक्ट्स हों, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो, उस सेट पर ये रिलेशन इक्वालिटी का एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट खुद की इक्वल होता है, और अगर ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी की इक्वल हो तो फिर ये ज़रूरी है कि ऑब्जेक्ट बी भी ऑब्जेक्ट ए के इक्वल होगा, और अगर ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी की इक्वल हो और ऑब्जेक्ट बी ऑब्जेक्ट सी की इक्वल हो तो फिर ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट सी भी इक्वल होते हैं। तो ये इक्वालिटी की जो डेफिनेशन है कि दो ऑब्जेक्ट्स इक्वल होते हैं अगर वो सेम हो, तो उसकी रूह से ये रिलेशन एक्सियम ऑफ रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिक एक्सियम और एक्सियम ऑफ ट्रांजिटिविटी तीनों को सेटिस्फाई करता है। फिर डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन है। अगर किसी सेट में रिलेशन आर डिफाइन हो या सेट ए से सेट बी में रिलेशन हो, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, तो रिलेशन में मौजूद तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स के अगर हम फर्स्ट कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल सेट ले लें, D is equal to set consisting of elements A, where A belongs to set A, for which ordered pair AB belongs to R. तो ये सेट जो कि सेट A का सबसेट है, रिलेशन R की डोमेन कहलाता है। इसी तरह से रिलेशन में मौजूद ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकंड कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल सेट E रिलेशन की रेंज कहलाता है। तो ये दो डेफिनेशंस हैं, इनको हम ऐसा यूज नहीं करेंगे, लेकिन आप पढ़ लें। फंक्शंस के साथ रिलेशंस का तल्लक है। हर फंक्शन खुद एक रिलेशन होता है जो फर्दर दो कंडीशंस फुलफिल करता है, जिसके लिए दो फर्दर स्टेटमेंट्स ट्रू होती हैं। तो ये फर्स्ट ईयर में भी जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो रिलेशंस की टर्म्स में लिखी गई है, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। इसमें अगर डोमेन ऑफ ए रिलेशन हो फ्रॉम सेट ए टू बी, जिसकी डोमेन सेट ए की इक्वल आ जाए और जिसकी प्रॉपर्टी ये हो कि रिलेशन में से जब भी हम दो ऑर्डर्ड पेयर्स लें ऐसे कि जिनका फर्स्ट कंपोनेंट डिफरेंट हो, तो फिर ज़रूरी है कि उनके सेकंड कंपोनेंट्स भी डिफरेंट होंगे। तो ये वही डेफिनेशन है जो हम लिखते हैं कि फंक्शन is a mathematical object which associates each element of the domain set with exactly one element of codomain set. तो इसको रिलेशन की टर्म्स में डिफाइन किया गया है। मीनिंग वही है जो हमने डेफिनेशन पढ़ रखी है, तो इसको खुद देख लीजिएगा। तो अब हमने इक्विवेलेंस रिलेशन की डेफिनेशन पढ़ ली है और हम देखते हैं कि इस इक्विवेलेंस रिलेशन के एडवांटेजेस क्या हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। इसमें एक्सरसाइजेज के कुछ क्वेश्चंस हैं, उनमें रिलेशन दिए हुए होंगे, आपने देखना है कि क्या रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। तो सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज को कम से कम एक बार देख लीजिएगा।
ताकि ये आपको डेफिनेशंस अच्छे से समझ आ जाएं, और बेहतर है कि एग्जांपल्स खुद से भी कंस्ट्रक्ट करें। आप जो एग्जांपल्स इसमें देख रहे हैं उनको भी देख लें बुक में, और ख़ुद से भी कंस्ट्रक्ट करें। सेट्स ले लें और उन पे रिलेशंस खुद से डिफाइन करें जो रिफ्लेक्सिव हों, सिमेट्रिक हों और ट्रांजिटिव हों और एंटी सिमेट्रिक। तो नेक्स्ट चैप्टर 7 है फर्दर थ्योरी ऑफ सेट्स, अलजेब्रा ऑफ सेट्स। ये हमने क्लास में डिस्कस किया था आई थिंक। अलजेब्रा ऑफ सेट्स, अगर हम फैमिली ऑफ सेट्स लें और उस पे बाइनरी ऑपरेशन, यूनियन और इंटरसेक्शन डिफाइन करें, तो फिर ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं। तो इसी तरह से ये लिखी हुई हैं, इनके नाम आपको मालूम हैं, एसोसिएटिव लॉज, कम्यूटेटिव लॉज, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज एट्सेट्रा। और इंडेक्स्ड सेट्स, ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम फैमिली ऑफ सेट्स को कैसे लिख सकते हैं, तो इसको भी हमने डिटेल में क्लास में डिस्कस किया हुआ था। अगर ये सेट्स हों A1, A2, A3, हमने सबस्क्रिप्ट में एक इंडेक्स यूज़ कर लिया है और इनकी वैल्यूज़ पर मुश्तमिल सेट आई है। इसकी खूबी ये है कि इस आई के हर एलिमेंट के लिए एक सेट मौजूद है। आई 1 है तो ये सेट A1 मौजूद है, आई की वैल्यू 2 हो तो ये A2 मौजूद है, एंड सो ऑन। इन सच ए सिचुएशन, ऐसे आई को हम कहते हैं इंडेक्स सेट, और ये जो फैमिली है इसे कहते हैं इंडेक्स्ड फैमिली या इंडेक्स्ड सेट्स, और सबस्क्रिप्ट आई को कहते हैं इंडेक्स। Furthermore, such an indexed family of sets is denoted by, in generally ये notation हम use करते हैं, और ये I set कुछ भी हो सकता है, कोई भी सेट हो सकता है जिसके लिए ऐसे सेट्स AI मौजूद हों। और फिर we can look at an indexed family of sets from another point of view, since to each element I in index set I there is assigned a set AI। तो indexed family को function के जरिए भी डिफाइन किया जा सकता है। An indexed family of sets is a function f from set I index set into family A of sets, और ये फंक्शन इस आई के हर एलिमेंट को एसोसिएट करता है इस फैमिली के एग्जैक्टली एक मेंबर के साथ। तो नेक्स्ट डिफाइन दिस, ये एग्जांपल है इंडेक्स्ड फैमिली की, और इंडेक्स इसमें n है और इंडेक्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, और ये जो इंडेक्स्ड फैमिली है इसके मेंबर्स क्लोज्ड इंटरवल्स हैं फ्रॉम 0 to 1 over n for every n। ये फिर फर्दर एक एग्जांपल है, और ये एग्जांपल है, ये इंडेक्स्ड फैमिलीज हैं, और रिमार्क है 7.1, एनी फैमिली बी ऑफ सेट्स कैन बी इंडेक्स्ड बाय इटसेल्फ। इंडेक्स सेट हम फैमिली बी को ही ले सकते हैं, तो हर फैमिली को हम एज एन इंडेक्स्ड फैमिली कंसिडर कर सकते हैं जिसके लिए इंडेक्स सेट फैमिली खुद हो। ये बात लिखी गई है।
और फिर अब जब हमने इंडेक्स्ड फैमिली को डिफाइन कर लिया है तो हम यूनियन और इंटरसेक्शन की जनरलाइज्ड डेफिनेशन लिखेंगे। अगर इंडेक्स्ड फैमिलीज हों और इंडेक्स्ड फैमिली फाइनाइट हो, A1 सो ऑन अप टू AN तक हो, तो फिर इस यूनियन को हम ऐसे लिखते हैं और इंटरसेक्शन को ऐसे लिखते हैं। In view of the associative law, the union and or intersection of the sets may be taken in any order. ये ऐसा हमने जो राइट साइड पर ये यूनियन लिखा हुआ है, ये हम ऐसा लिख सकते थे कि इस A1 को लास्ट पे लिख देते, A2 को यहाँ लास्ट पे लिख देते। हम ये जो कंपोनेंट्स हैं इस यूनियन के, इनकी पोजीशन स्विच कर सकते हैं, लेकिन जो आंसर आएगा यूनियन का वो एक सेम सेट होगा। और ये ऐसा इसलिए है क्योंकि यूनियन और इंटरसेक्शन के ऑपरेशंस एसोसिएटिव हैं और कम्यूटेटिव हैं। These concepts are generalized in the following way. Consider the indexed family. अब ये जनरलाइज्ड इंडेक्स्ड फैमिली है। इंडेक्स सेट हमारे पास कोई भी सेट हो सकता है, और J is a subset of I, तो then union of index I in indexed set J of AI, ये हमने एक सब फैमिली ली है इस फैमिली की, और फिर उस सब फैमिली का यूनियन लेकर लिखा है। Consists of those elements which belong to at least one AI, where I belongs to J. Specifically, ये this is the union of this subfamily. और इसी तरह से इंटरसेक्शन सब फैमिली के लिए डिफाइन किया जा सकता है। और फिर इन एग्जांपल्स में यूनियन और इंटरसेक्शंस कंप्यूट किए गए हैं इन दी गई इंडेक्स्ड फैमिलीज के लिए। और ये रिजल्ट हम यूज करेंगे सेकंड सेक्शन में। इस पेपर के सेकंड सेक्शन में हम रिजल्ट यूज करेंगे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। अगर सेट बी का इंटरसेक्शन लें इस सेट के साथ जो खुद यूनियन है एक इंडेक्स्ड फैमिली का, तो रिजल्ट ये सेट आएगा जो यूनियन है इस इंडेक्स्ड फैमिली का, जिसमें हर मेंबर बी इंटरसेक्शन ए आई है। और इसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन दी गई है। और अब ये लास्ट कॉन्सेप्ट पार्टीशन की डेफिनेशन लिखी हुई है। ये अगर इंडेक्स्ड फैमिली हो, बी अ फैमिली ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट्स ऑफ सेट ए के नॉन एम्प्टी सबसेट्स पर मुश्तमिल ये एक फैमिली हो, और तब देन दिस फैमिली इज कॉल्ड अ पार्टीशन ऑफ ए इफ दीज टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ये स्टेटमेंट P1 और P2 ट्रू हो। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि इस फैमिली बी का जो यूनियन है ये सेट ए के इक्वल हो, ग्राउंड सेट के, सुपर सेट ए के। और जब भी इस फैमिली में से दो मेंबर लिए जाएं बी आई और बी जे, तो फिर या तो ये दोनों मेंबर्स इक्वल होंगे, और अगर ये इक्वल नहीं है, इनमें एक एलिमेंट ही सिर्फ कॉमन है, तो सॉरी या तो ये डिसजॉइंट होने चाहिए, और अगर डिसजॉइंट नहीं है तो फिर ये इक्वल होने चाहिए, एग्जैक्टली सेम होने चाहिए। अगर किसी फैमिली के लिए ये दो स्टेटमेंट्स ट्रू हो जाएं और वो फैमिली मुश्तमिल हो सेट ए के नॉन एम्प्टी सबसेट्स पर, तो फिर ऐसी फैमिली को हम कहते हैं कि ये सेट ए की पार्टीशन है। एग्जांपल्स दी हुई हैं। अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हम लें और ई सेट ले लें 2, 4, 6 एंड सो ऑन, और एफ सेट ले लें ऑड नेचुरल नंबर्स 1, 3, 5 एंड सो ऑन, तो फिर ये फैमिली जिसमें दो मेंबर्स हैं ई और एफ एक पार्टीशन है इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की। और इसी तरह से अगर ये सेट टी ले लें
और इसके सबसेट्स ले लें ए, बी और सी, तो फिर ये फैमिली इस सेट टी की पार्टीशन नहीं है। ये क्यों पार्टीशन नहीं है? क्योंकि इस फैमिली का अगर हम यूनियन लें ए, बी और सी का, तो ये सेट टी के इक्वल नहीं आता। Since 7 belongs to T, but 7 does not belongs to the union of this family. और फिर एग्जांपल 5.3 में दिया गया रिलेशन भी फैमिली दी गई फैमिली जो जिसमें एफ, जी और एच 3 मेंबर हैं, ये सेट टी की पार्टीशन नहीं है। ये क्यों पार्टीशन नहीं है? क्योंकि इसमें जो मेंबर एफ और मेंबर एच हैं ये डिसजॉइंट नहीं है। इनमें एलिमेंट 5 और एलिमेंट 3 कॉमन है, एक जैसे हैं, लेकिन ये दोनों फिर इक्वल नहीं है। ये डिसजॉइंट भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, तो इसलिए ये फैमिली इस सेट की पार्टीशन नहीं है। तो इक्विवेलेंस रिलेशंस एंड पार्टीशंस, इक्विवेलेंस रिलेशंस की ये खूबी है कि ये हमें ग्राउंड सेट की पार्टीशन दे देता है। Recall the following: a relation in a set is equivalence relation if these three statements are true. The reason that partitions and equivalence relations appear together is because of this theorem, और जिसे हम कहते हैं fundamental theorem on equivalence relations. ये इसका नाम है। Let R be an equivalence relation in a set A, and for every alpha belongs to set A, सेट ए पर रिलेशन है आर, और सेट ए के हर एलिमेंट अल्फा के लिए हम ये क्लास ले रहे हैं बी और इसके सबस्क्रिप्ट में अल्फा लिख रहे हैं, और बी अल्फा में एक सेट होगा जिसमें सेट ए के ग्राउंड सेट के वो तमाम एलिमेंट्स एक्स आ जाएंगे जो इस अल्फा से रिलेट हो रहे हैं। एक्स इज रिलेटेड टू अल्फा या अल्फा इज रिलेटेड टू एक्स, क्योंकि रिलेशन सिमेट्रिक है तो ऑर्डर्ड पेयर अल्फा एक्स belongs to R भी लिखा जा सकता है। That is the set of elements related to alpha. Then the family of sets, ये जो family indexed family है B alpha for every alpha belongs to A is a partition of set A. तो ये इसको लिखते हैं कि ये equivalence classes हैं. In other words, an equivalence relation R in a set A partitions the set A by putting those elements which are related to each other in the same equivalence class. अब ये equivalence class की definition नीचे दी हुई है. Moreover, the set B alpha is called the equivalence class determined by alpha, and the set of equivalence classes, ये जो family of all equivalence classes है, इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं, is denoted by A over R and called the quotient set, और इसे हम कहते हैं कि ये quotient set है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन ग्राउंड सेट के लिए हमें ये क्वोशंट सेट प्रोवाइड कर देता है। और द कन्वर्स ऑफ द प्रीवियस थ्योरम इज आल्सो ट्रू। अगर हमें कोई क्वोशंट सेट दिया हुआ हो या पार्टीशन दी हुई हो तो उस पार्टीशन के जरिए ग्राउंड सेट पर एक रिलेशन डिफाइन किया जा सकता है। ये थ्योरम है 7.3। लेट दिस फैमिली बी आई, ये इंडेक्स फैमिली है, इंडेक्स सेट कैपिटल आई है और इंडेक्स स्मॉल आई है, be a partition of set A, and let R be the relation in A defined by the open sentence X is related to Y if and only if X is in the same set of the family, ये इंडेक्स फैमिली। अगर इंडेक्स फैमिली के लिए कि मेंबर में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं हम कहें कि वो खुद से रिलेट हो रहे हैं, एक दूसरे से आपस में रिलेट हो रहे हैं, तो फिर ये रिलेशन एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है। ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। Thus there is a one-to-one correspondence between all partitions of a set A and all equivalence classes, equivalence relations in set A. हर इक्विवेलेंस रिलेशन ग्राउंड सेट की पार्टीशन दे देता है और किसी सेट की पार्टीशन के लिए हमेशा एक इक्विवेलेंस रिलेशन एग्जिस्ट करता है।
और ये एग्जांपल 6.1 और 6.2 आपने खुद देख लेनी है, इसमें इक्विवेलेंस रिलेशंस दिए हुए हैं और इनको हमने डिस्कस किया था ऑलरेडी, तो और आप भी यूज़ करते रहे हैं इनको। सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस या कांग्रुएंस मॉड एंड रिलेशन दिया हुआ है। आज के लिए ये काफ़ी है, नेक्स्ट हम फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।